नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक गहमागहमी वो आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रही। शुरुआत आज से करें तो मायावती यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, उन्होंने खुलकर पूरी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी। हर फॉर्मूले की काट निकालने की कोशिश शुरू हो गई है मायावती की तरफ से, चाहे वो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हो या एमवाई वाला फॉर्मूला हो या चाहे वो पिछड़ी जाति जनजाति जितनी भी है ये वाला फॉर्मूला हो या बीजेपी की ब्राह्मण और ठाकुर वोटर को साधने वाली रणनीति, ये जितनी फॉर्मूला हैं सबकी काट निकालने में जुट गई हैं बसपा सुप्रीमो। आज उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और आगामी 10 सीटों पर, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उन्होंने कैंडिडेट कैसे होंगे, कहां से होंगे, सब कुछ फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ती ही नहीं थी या उपचुनाव में कैंडिडेट ही नहीं उतारती थी, ये कह लीजिए, वो मायावती अब वो चुनाव में भी उन्होंने अपना पैर पसार दिया है और उनके चुनाव में, उपचुनाव में एंट्री लेने से सभी खेमे में, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो, सपा का खेमा हो या ये कहें कि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस समूचा उनका खेमा हो, सबके सब परेशान, क्योंकि बीएसपी का अपना एक कोर वोटर है और बीएसपी का यह मानना है कि उनका जो कोर वोटर है वो खिसक गया है और इसीलिए वो उपचुनाव में भी उतरेंगे। तो आज 10 में से 2 कैंडिडेट के नाम पर भी मुहर लगी है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन 2 कैंडिडेट का नाम लगभग तय हो चुका है। यही हाल समाजवादी पार्टी का है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन लगभग नाम उनकी तरफ से भी तय हो गए हैं। अब जमीन पर स्ट्रेटजी को या टेस्ट को चेक करने का समय आ गया है और सभी पार्टियां रसाकसी में लग गई हैं अपने। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश का क्या ये इतना सरल रहने वाला है मायावती के एंट्री कर जाने से। खासकर ये उपचुनाव किन किन सीटों पर है ये देख लीजिए। फूलपुर, ये मझवा, ये वो सीट है जिन पर उपचुनाव, और अब इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं एक बार परिचय करवा देते हैं, फिर सीधा चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में श्याम प्रकाश जाटव बीजेपी और राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी और आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत पूजा मिश्रा जी आपसे करेंगे। देखिए, अभी तक तो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी साफ साफ नजर आ रही थी, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा पीडीए वाला फॉर्मूला और एक समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना फॉर्मूला एमवाई। क्या अब एमवाई और पीडीए पर खतरा मंडरा रहा है मायावती के आ जाने से? पूजा जी। जी शिवम जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। और मायावती जी के आ जाने से मुझे लगता है कि किसी को कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। और ये भाजपा के लोग थे जिन्होंने बोला कि मायावती जी जो है चुनाव नहीं लड़ी ढंग से या उन्होंने वोट नहीं कट के, इसीलिए जो है उन्हें ऐसा सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जो हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मायावती जी जब हमारे साथ चुनाव लड़ी थी, हम उनके साथ गठबंधन में भी रहे हैं, तो आपको पता होगा शिवम जी, वो 10 सीटें लेकर के आई थी। वो 10 सीटें ऐसे नहीं लेकर के आई थी, वो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के बल पर लेकर के आई थी। और उसके बाद भी जो चुनाव लड़ती रही, आप भी देखेंगे शिवम दुबे जी, उनका जो वोट परसेंटेज है ना, उसमें बहुत खासा फर्क नहीं आता है। वो वोट परसेंटेज उनका, वो जिनको कह रही नहीं मेरे कोर वोटर खिसक गए, तो वोटर किसी का होता नहीं है कि भाई आपका है कि समाजवादी पार्टी के नहीं, ये हमारे ही वोटर। जो आपने कहा ना पीडीए एमवाई फैक्टर, जब तक मुद्दे की बात नहीं करेंगे ना आप जनता की, तब तक वो आपका वोटर नहीं है, वो अपने मुद्दे का वोटर है। अगर उस मुद्दे पे कार्य करेंगे, हमने कार्य किया, हम उनके मुद्दों को लेकर के मुखर रहे, तो हमें वोट किया। और मायावती भी देखिए अभी वो एस्टिमेशन से उठी है, तो फिर अब वो कर रही है, बाई इलेक्शन की तैयारी करी, एस्टिमेशन से उठी है,
अब एस्टिमेशन खत्म हो गया हुआ है, उसके बाद में अब हाइबरनेशन आएगा, लेकिन अब फिर वो हाइबरनेशन में भी जाएंगे सीएम जी। तो मुझे लगता है कि उनसे समाजवादी पार्टी कोई खतरा नहीं, क्योंकि जनता के बीच में नहीं रही है और जनता के मुद्दों की बात उन्होंने नहीं की हुई है। हाँ, उन्हें परेशानी हो रही होगी, बल्कि मुझे लगता है नगीना की सीट से उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो मुझे लगता है कि नगीना की सीट से वो परेशान हो गई, इसीलिए बाई इलेक्शन में आ रही है। बाकी ना तो उनको हमसे कोई परेशानी हो रही है, उनको पता है कि हमसे वो कम्पीट नहीं कर सकती हैं, तो उनको हमसे कोई परेशानी नहीं हो रही है। बाकी भाजपा को चाहती है कि ऐसे प्रत्याशी लड़ाए हुए, आपने भी देखा था लोकसभा के चुनाव में उन्होंने चुन चुन के प्रत्याशी ऐसे लड़ाए थे जो इंडिया अलायंस को नुकसान करा। बोले ना जातिगत पीडीए फैक्टर लगा रहे थे, एमआई फैक्टर लगा था, उन्होंने नहीं लगाया था क्या? उन्होंने तो लगाया था कि ऐसे प्रत्याशी लड़ाए जाए ताकि इंडिया के जो अलायंस के प्रत्याशी है उनके वोट को कट किया जाए। पर लेकिन नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने पहले बोला कि कोई किसी का वोट नहीं है, जनता अपने मुद्दे पर वोट कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, यहाँ पे 7-8 साल हो रहे हैं भाजपा को स्टेट में, 10 साल उन्होंने देखा है केंद्र में। तो इसलिए जनता जो है इंडिया अलायंस को वोट कर रही है, इसलिए नहीं कर रही है कि वो किसी का कोर वोटर है या कोई जाति समीकरण बिठा ले जा रहा है। क्यों नहीं बिठाया था मायावती जी ने? उन्होंने ऐसे जाति समीकरण बिठाया था। ये जाति समीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा, मतलब आप नकार रही है कि मतलब जनता मतलब कास्ट वाले फैक्टर पे नहीं जा रही है, काम के बिना पर वोट दे रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है पूजा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी, अब आप इनके सहयोगी हैं, सीधा मैं आपके पास आऊंगा। जब ये जवाब दे रही थी, मेरा मानना है कि आप इन्हें सुन रहे थे, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब मायावती हमारे साथ थी तो हमारे दम पर 10 सीटें उनकी आ गई थी। अब आप इनके साथ हैं, अब इशारा समझ रहे होंगे क्योंकि आप भी इन्हीं के कंधे पर विराजमान है शर्मा जी। आपकी बात से कोई इत्तेफाक रखना शायद मेरे लिए मजबूरी ना हो। आपकी बात से इत्तेफाक सिर्फ रखने के लिए शांता कुमार जी की और आलोक पांडे जी की मजबूरी होगी, और दिक्कत भी इन्हीं को हो रही है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए मायावती जी का इलेक्शन अगर लड़ेंगी तो मुझे लग रहा शांता कुमार जी को कम टेंशन हो, आलोक जी को ज्यादा टेंशन हो रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि नहीं, उनका टेंशन तो मैं उनसे पूछ लूंगा, आपका टेंशन बताइए। हमारा टेंशन ये है कि इस देश को और प्रदेश को बर्बाद होने से कैसे बचाएं। निश्चित रूप से मैं टेंशन में हूँ, मेरी पार्टी टेंशन में, समाजवादी पार्टी टेंशन में, पूजा जी भी टेंशन में कि हम इस प्रदेश को इन लुटेरों से कैसे बचाएंगे। इस देश को लुटेरों से, जो रक्षक थे, जिनको रक्षक बनाया गया वो भक्षक निकल गए। अभी आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, वे उनको बना रहे जो धंधा पानी कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सीईओ में कोतवाली इंचार्ज बनाया, उसी को ही गोकसी की फैक्ट्री खुलवा दी। तो हमारी चिंता स्वाभाविक है। नहीं शर्मा जी, वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते, आज उपचुनाव पे ही रहते हैं। ये मायावती जी आपकी नजर में रक्षक है या भक्षक? देखो, वो महिला है और मैं एक उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसकी एक संस्कृति है, और मैं महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेहतर है कि ये बात आप अगर शांता कुमार जी और आलोक जी से पूछेंगे, ये इन चीजों को दे। और मैं क्षमा के संग कहता हूं, मैं मायावती जी जैसे, वो मेरे लिए, मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं उनके लिए जो आपने शब्द कहा कि क्या समझते हैं, कदापि मेरे दिमाग में विदाए। वो एक पॉलिटिशियन है, अच्छी पॉलिटिशियन है, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में सरकार गुंडों की है, तो हो सकता है उनकी कुछ, क्योंकि वो फिर कहूंगा महिला है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला दुर्गा के समान होती है और दुर्गा शक्ति होती है। बस मुझे एक बात का शिकवा है उनसे, मायावती जी दुर्गा के समान है, देवी के समान है, लेकिन वो राक्षसों का कहीं ना कहीं साथ देती हैं। ये मुझे मेरे दुखों का कारण है, और मैं आपके चैनल से माध्यम करूंगा, अगर मेरी देवी समान मायावती जी, दुर्गा स्वरूप की, अगर वो कहीं मेरी बात को सुन रही हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि शांता कुमार जी की पार्टी और आलोक जी की पार्टी का साथ कतई ना दे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नहीं राज शर्मा जी, जितनी चालाकी से आपने जवाब दिया, देखिए आप कह रहे हैं कि वो देवी हैं, वो पूरी तरीके से आपने महिमा मंडन कर दिया उनका एक प्रकार से। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो जो है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मतलब या तो सही या गलत, मतलब ये सही गलत कैसे हो जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह, वैष्णो देवी से लेकर दुर्गा माता तक ले लो, हर राक्षसों से पहले देवियां तंग हुई, अंत में राक्षसों का वध हुआ, ये इतिहास गवाह है। और मैं एक और मेरी बात सुनिएगा, मैं स्पेसिफिक मायावती जी को देवी नहीं कह रहा, मेरे लिए देश की हर महिला, मेरे घर में मेरी बीवी भी मेरी देवी समान है, मेरी बेटी भी मेरी देवी समान है, मेरी भतीजी भी मेरी बेटी समान है, मेरी माँ भी मेरी बहन।
तो मैं देवियों से एक बात कहना चाहता हूँ, देश की हर देवियों से, जो चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कि आप राक्षसों का साथ करो, आने वाले लोग हाल आप लोगों को देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि शांता कुमार जी की पार्टी और आलोक जी की पार्टी, मैं बार बार आलोक जी की पार्टी इसलिए कहता हूँ कि अगर ये, मैं अपनी क्षमा चाहूंगा अगर आज ये बायस नहीं होंगे, इसलिए बायस हो जाते हैं, इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में होंगे, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं। और शिवम भाई एक बात मैं फिर कह रहा हूं, शर्मा जी, ये जो आप प्रिडिक्शन कर लेते हैं ना समय से पहले, ये थोड़ा कांग्रेस की पहले ऐसा लगता है कि जैसे फॉरकास्टिंग करते थे पहले कि ये बारिश होने वाली है आधे घंटे बाद। ठीक है, आपके पास आऊंगा शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वही जो समस्या, भले पूजा जी डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो, वो कह रहे हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, भले शर्मा जी ये मान रहे हो कि हमको कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि जो मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती थी वो उपचुनाव लड़ रही हैं, यानी कि टेंशन तो बड़ा होगा श्याम प्रकाश जी आपका भी। सही मायने में मैं ये उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लेश मात्र भी जो है पशुपेश में नहीं है, क्योंकि हमने अभी विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से हमको जिताया है, और लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक झूठ का सहारा लेकर के प्रदेश की जनता को गुमराह किया, 8500 रुपए प्रति माह देने का झूठा एक वायदा किया, 1 लाख रुपए देने का वायदा किया, और उसका एक गारंटी पत्र भी इन्होंने निकाल करके, ठीक है धोखे से इन्होंने कुछ सीटें ले ली, मगर प्रदेश की जनता जो है उसको इस चीज का आभास हो गया कि ये झूठा पार्टी है और ये किसी भी सूरत में भरोसा करने लायक नहीं है, और इस कारण से मैं समझता हूँ ये 10 की 10 सीटें हम बहुत भारी बहुमत के साथ में जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता को मालूम है कि अगर डेवलपमेंट है, प्रदेश में सुरक्षा है, गुंडों से सुरक्षा है, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का शासन ही मिल सकता है, उसी में मिल सकता है। और किसी भी सूरत में अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया तो हम हर हालत में जो है श्याम प्रकाश जाटव जी, मेरा सीधा सा सवाल है, यही वो जनता है जो लोकसभा चुनाव में आपके साथ क्या हुआ, शायद उस सदमे से अभी तक आप उभर नहीं पाए, और आप कह रहे हैं कि ये जनता सब जानती, जनता जानती होती तो सर लोकसभा चुनाव का परिणाम ऐसे थोड़ी आता। हाँ, मैंने बताया झूठे गारंटी कार्ड दिखा करके इन्होंने जनता को बहकाया है, और अब जनता को मालूम है कि इनके पास में कुछ नहीं है। अगर प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर एक विकास अगर करना है तो डबल इंजन के हमारे विधायक को होने की आवश्यकता है। हमारा विधायक जो है वो सत्ताधारी पार्टी का होगा तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट में चारों तरफ जो है डेवलपमेंट भी होगा, किसी प्रकार के विवाद से उसका क्षेत्र बचेगा। और उपचुनाव में यदि उन्होंने गलत निर्णय लेने, मुझे नहीं लगता कि ये उपचुनाव में जनता किसी भी सूरत में कोई गलत निर्णय लेगी, तो उन्हें मालूम है कि सरकार के साथ रहना उनके क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन के आधार पर कि हम तो सही हैं, मतलब हम तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्रभु शाम को हमको लाएंगे, भोजन की थाली लेंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे, अब इस आधार पर अगर आप सोचकर बैठे हुए हैं कि प्रभु ही आएंगे मुझे खिलाने के लिए, तो ये फिर आपकी सोच पर निर्भर करता है। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, देखिए श्याम प्रकाश जाटव जी ने कह दिया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यूपी की जनता उपचुनाव में सीधा टारगेट करने वाली है, अब सीधा हम 10 की 10 सीट जीतेंगे। वो राज शर्मा जी कह रहे हैं, पूजा मिश्रा जी कह रही हैं भैया हम तो आश्वस्त हैं क्योंकि मायावती हमारे साथ चुनाव लड़ चुकी है, हमें एक्सपीरियंस है बाकायदा। शर्मा जी कह रहे हैं हमें उनसे कोई टेंशन ही नहीं है, बस वो बीजेपी का सपोर्ट ना करें। तो टेंशन है किसको, मतलब ये समझ नहीं पा रहा हूं, टेंशन है नहीं, मतलब प्रत्यक्ष टेंशन किसी को नहीं है, परोक्ष सब लेके बैठे हुए हैं। आलोक जी, टेंशन तो जनता को है कि किसको चुने, एक नाथ एक साफ नाथ, सब दुष्ट है, दुष्ट नहीं तो आकर उसको चुन ले। नेताओं में क्या है, 75 साल की जनता कभी इनको चुनती कभी उनको चुनती है, नेता सब ठीक हो गए ज्यादातर, जनता तो साइकिल से चुनी गई है, तो अब देखते हैं साइकिल चलती कि कमल चलता है ना। आलोक जी, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये उपचुनाव 10 सीटों का किधर जा रहा है, किंतु परंतु नहीं, सीधा बताइए आपका अनुमान क्या कहता है? ठीक है, ये तो जनता तय करेगी, मैं जोशी नहीं, लेकिन ये कहे कि ये उपचुनाव 2027 की भूमिका तय करेगा। ये उपचुनाव ये बताएगा कि समाजवादी पार्टी
धोखे से जीत गई है या सस्ते में जीत में जा रही है। उसका जो जाति पीढ़ी है, जिसे मुद्दे की बात कही जा रही है, तो जाति पीढ़ी है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये मुद्दे की बात कहा है। मुद्दे की बात होती तो एम के डी होता, पीढ़ी थोड़ी ना होता। तो जो पीढ़ी बना पिछड़ा दलित, आधा अल्पसंख्यक, आधा अगला, आधी और पता नहीं है कितना है, ये मैं बड़ा हमने कहा भाई पीढ़ी में तो पागल क्यों, जो भी है, तो उसको अगर पीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, बल्कि तो जातीय समीकरण ही है। कोई मूर्ख भी होगा जो इनकार करे उत्तर प्रदेश, बिहार या भारतीय किसी भी राज्य में जहाँ जातीय फैक्टर क्या नहीं करता, हमने के अंदर बैठ के पहले में तय करते हैं राजनेता कि कितने है, उसके आधार पर कैंडिडेट तय होता है। लेकिन अगर हम पिछला विकास देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीटें थी, तो 70% बीजेपी के सहयोग में उनके पास थी, तो 50-50 की लड़ाई थी। अगर इंडिया वर्सेस इंडिया करें तो 50% की लड़ाई पिछला विकास कहता है। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी 5 से नीचे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के संदेश सकारात्मक नहीं, और अगर इंडियन वोट के लिए 5 से नीचे आते हैं तो उनके लिए संकेत सकारात्मक नहीं है। मैं तुमको यही विश्लेषण करूंगा। अब ये उपचुनाव में जनता क्या करेगी, लेकिन जैसे हमारे राष्ट्रपति मोदी कह रहे थे कि हर महीना उनके लिए जोड़ी होती है, तो मुझे थी वो जोड़ी थी कि नहीं थी, और जोड़ी से पहले कहा नहीं गई, राहुल गांधी कहा नहीं गए, मुझे लगता है भी नहीं किया उन्होंने, तो जोड़ी भी सिलेक्टिव हो जाती है। अगर आरोपी मुसलमान है तो लड़की जोड़ी नहीं रहती, लेकिन अगर आरोपी मुसलमान नहीं है तो फिर मुसलमान की लड़की जड़ी हो जाती है। और ये जो सिलेक्टिविज्म है इसका भी जो है निर्णय इस चुनाव से हो जाएगा। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी जवाब दीजिए, वो जिसे आप देवी बता रहे थे वो कई जगहों पर गिनवा दिए कि वहां पर बोलती बंद हो जाती है, खैर वहां पर तो वो तो जवाब दे ही दीजिएगा आप। मेरा सवाल देखिए सीधा सा है, ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए वाला फॉर्मूला जो अखिलेश यादव जी ने बनाया था वो हिट किया, और वो इस कदर हिट किया कि आपकी भी बल्ले बल्ले हो गई, समाजवादी पार्टी की तो हुई ही, और बीजेपी आज भी उस सदमे से बाहर नहीं है। तो जो ये पूजा जी कह रही हैं कि कास्ट वाला फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं सर, मतलब कास्ट वाला फैक्टर तो इतना चलता है कि उससे आगे तो कोई चलता नहीं है। और पूजा जी सवाल तो यही आता है ना शर्मा जी कि अगर फैक्टर नहीं चलता तो फिर ये तो जितने कैंडिडेट बांटे गए ये सब पीडीएफ फॉर्मूला के ही लाइनअप क्यों किए गए राज शर्मा जी? मैं सबसे पहले शिवम भाई शांता जी का बात में कहता हूँ, झूठ बोले काला कौवा काटे। हमने 8,500 रुपए ये नहीं कहा था कि 8,500 रुपए देंगे, हमने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी 8,500 रुपए देंगे। आप आज अपना इस्तीफा दे दे, हम सरकार बनाए, अगले महीने से 8,500 रुपए मिलने लगेंगे। अब आ जाइए पूजा जी ने कहा कि जातिवाद में वोट, वो ही कहना भूल गई, जातिवाद ही के कारण हम नहीं जीते। हम जो बीजेपी ने धोखा दिया, ये एक तो भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रवक्ता हैं, एक ये क्या गूगल ये लेके, मैं एक मैच्योर्ड हूँ शांता जी, मैं बच्चा कोई हूँ, जैसे आप लोग की पार्टी में कुछ बच्चे ये दिखाना शोभा नहीं देता। कहीं पे लिखा क्या 8,000 रुपए देंगे, या तो आप मेरी गुलामी कर जाना या मैं आपकी कर जाऊंगा। सरेआम चैनल में चैलेंज करता हूं आपको, मैं कहता हूं मेरे नेता ने लिखा था, आपकी तरह नहीं कहा था कि हर घर में 15 लाख आ जाएंगे। आपको नहीं पता, इसे पढ़िए। इसलिए सब नेता लोग कहते हैं कि नेताओं को, खास तौर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अब मैं बात बता रहा हूं आपको, पूजा जी का कहने का मतलब था जातिवाद ही के कारण ही नहीं जीते कि खाली उसी के कारण जीते। हम जो भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबी थी, जो बेरोजगारी थी, जो औरतों की रक्षा नहीं, महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए, मेरी बहनों को, पुलिस वालों, एक और बात बता दूं, जब पुलिस वालों को आप लोग कहते हो पहले गुंडे रेप करते थे, अरे गुंडा रेप करे तो उसकी 3% 10% माफी है, आपके यहाँ तो पुलिस वाले कर रहे। अरे मेरे देश की लड़की, मेरे देश की बच्ची थानों में सुरक्षित नहीं है। अभी आजकल एक वायरल चल रहा है, आपकी पुलिस लड़की को क्या व्यवहार कर रही है, नेता ने ये हम जीतेंगे। बच्चे के साथ मैंने नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, आदत को सुधारो। मैंने थोड़ा सा आलोक भाई को सुधार दिया था। आलोक भाई क्षमा चाहता हूँ, आज आप बीजेपी के पूरे प्रवक्ता नहीं थे, अब खुल गया। अच्छा एक और मुझे कह रहे हैं वो आपके छोटे वाले प्रवक्ता बोले तो अच्छा है, आप तो मैच्योर हो,
मैं नहीं बोला ना। आप ऐसा होता है, कभी कभी अच्छा लगता है, आप रोज एक दूसरे से बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। रेप तो ये तो आपके अलायंस और आपके लिए जो है खेल है, शाहजहांपुर का किसान का एक थानेदार क्या है, आपने किया उसका, मैं कहता हूँ आप उसका बचाव कर रहे का हैं, नाम दरोगा का नाम बता दूंगा कर रहे हैं, इस लड़की के संग रेप हुआ, उस लड़की से कहता आप दूसरे लड़के के पास पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लो और आप लोग उनकी हिमायत करते हो। समाजवादी पार्टी का नेता यही कारण है, महीनों से आप लोग घुंघरू की तरह बचाने के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। एक सेकंड, श्याम प्रकाश जाटव जी और शर्मा जी दोनों लोग से देखिए, टॉपिक तो आज उपचुनाव है, लेकिन राज शर्मा जी आपने घटनाओं का जिक्र किया ना, एक सेकंड श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए आपने घटनाओं का जिक्र किया है, तो ये जो अयोध्या वाली घटना घटी राज शर्मा जी, ये दुखद थी, वो लड़की देवी समान थी कि नहीं थी? उसको लिए एक और मेरी बात सुनिए, मैं दावे के सही चैनल में आंख से आंख मिला के कह सकता हूं, ये हिम्मत तो बीजेपी के प्रवक्ता में ना भूतो ना भविष्य से नहीं होगी। उस आदमी को कड़े से कड़ा सबक सिखाना चाहिए, जो भविष्य में उसकी जनरेशन सोचे, अरे इनकी हिम्मत, लगा दे फांसी। मगर आपके नेता तो कह रहे हैं डीएनए कराया जाए। अरे एक बात तो उस पर डीएनए किसी भी नेता के संग खिंचा सकता हूं, और अगर मैं रेप कर दूं तो क्या वो नेता से जुड़, आप उसे फांसी चढ़ा दो, अगर आप उसे फांसी नहीं चढ़ाते हो तो आप उस रेप का साथ दे रही हो। आप यहाँ पर सरकार आती है, भावनात्मक जो है, अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक सेकंड शांत प्रकाश जाटव जी, के नेताओं में एक सेकंड शांत प्रकाश जाटव जी, एक सेकंड राज शर्मा जी देखिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए, अभी आपने कहा कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए 4 दिन से ना क्या है शर्मा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आया नहीं था और खबरों से मैं दूर था, तो ये अयोध्या वाले मामले में राहुल गांधी जी वहां गए थे या नहीं गए थे ये मुझे पता चला नहीं, और विजुअल भी नहीं देखा मैंने, तो बड़ा मतलब मैं सोच रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है? शिवम भाई एक दिक्कत पता क्या है, हाँ आपने मुझसे गाय का दूध मांगा, हाँ मैंने कहा लेने जा रहा हूँ, हाँ मैंने पूछा काली की या सफेद की, हाँ आपने कह दिया काली की, हाँ। मैंने कह दिया छोटी या बड़ी। एक सेकंड सवाल नहीं होता है। हाँ। एक और मेरी बात आप सुन लीजिएगा, हाँ। सन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को लोगों का अपार प्यार मिला, प्रदेश हो या देश हो, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ मेरी नीतियां गलत हो गई होंगी, नीत हमारी फिर भी सही थी, नीति गलत हो गई होंगी, ठीक है, नियत में कोई वो हमारे खोट नहीं था। आपको चुना किसके लिए था? आपको चुना इसलिए नहीं था कि जो गलतियां गलती से हम, फिर सेंटेंस, जो गलतियां गलती से हमसे हो गई आप उसको बड़ा करके अपने आप करो। आप मुझे बताइए, मुझे जवाब दे दीजिए जाटे साहब फिर, कि जीएसटी का विरोध किसने किया? आज के प्रधानमंत्री। आधार कार्ड का विरोध किसने किया? आज के प्रधानमंत्री। 86 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी साहब एटीएम का उद्घाटन जाने थे, अर्धनग्न होकर लोकसभा सदन भवन में कौन गया? नहीं ठीक है राज शर्मा जी, देखिए अब आप बात पलट गए, अब जब मैं एक टॉपिक पे आ रहा था आप टॉपिक पलट गए, अब आप पहले में अभी आप केसेस पे आ रहे थे, मैं केस पे आ रहा था, अब आप काली गाय सफेद गाय करने लगे, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा। अगर राहुल जी को ही जाना था तो आप हमें क्यों बुलाते हो फिर? नहीं ठीक है, एक सेकंड, अपने उत्तर प्रदेश का कोई नेता या जरा जी गए थे क्या? एक बेटी जलाओ पार्टी। नहीं उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता गया था सर? फांसी दो। शर्मा जी फिर वही बात कर रहे हैं आप, मैं शांति से चर्चा ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कौन सा आपका बड़ा नेता अयोध्या के उस लड़की के घर गया, बताइए। मैं तो बोल रहा हूं, आप क्या छोटा समझ रहे हैं? ना आपने सर छोटा बड़ा कोई नहीं है, यही जो आप कह रहे हैं काली गाय सफेद गाय, सर आधिकारिक बयान दिलवा दीजिए कांग्रेस से। समझा? हम नहीं ना शर्मा जी, आधिकारिक बयान यही राहुल गांधी से ट्वीट करवाइए कि काली गाय सफेद गाय, यही बुलवाइए। हाँ मेरी बात भी सुन लीजिए आप। है आप एक बात बोल दीजिएगा बस, कि सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी ने कहा था यहाँ की लड़कियों की नक्काशी बहुत अच्छी है। सर ऐसे देखिए शर्मा जी, आपकी बात बिल्कुल सही, उन्होंने दिया होगा सर, मैं सारी बातें मान रहा हूं, लेकिन एक चीज सही बाकी सब गलत, ये ऐसा नहीं चलता है शर्मा जी, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, उपचुनाव पे वापस देखिए मैं जाना नहीं चाह रहा था, आप ले गए इसलिए मैं गया। ठीक है, आप हमें छोटा नेता मानेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं मानते सर, छोटा मानते तो आपको बुलाते नहीं सर, आप तो महानुभाव है हमारे। आधिकारिक बयान है मेरा। नहीं बिल्कुल आप आदरणीय है सर, यही जो आप मैं कह रहा था कि आप जो ये काली गाय सफेद गाय वाला एग्जांपल दे रहे थे सर, मैं चाह रहा था यही आधिकारिक बयान होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कह दिया ना, ठीक है छोड़ दीजिए, फांसी दो।
और बताओ क्या कहूं? नहीं ठीक है, शांता कुमार जी, नहीं मैं आपके पास आऊंगा, शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, पूजा मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आपने कहा कास्ट वाला फैक्टर नहीं चलता, पीडीए का फॉर्मूला कितना बेजोड़ चला है पूजा मिश्रा जी आप भी जानती हैं, और पीडीए का फॉर्मूला कुछ इस कदर चला कि अगर मतलब 80 के 80 में 5-6 यादव हटा दें तो बाकी सब कैसे चुन चुन के अखिलेश यादव जी ने, कई नाम तो ऐसे थे जिनको ऐलान कर दिया गया, कल फिर वापस लिया गया, क्योंकि इतना गुड़ा गणित अखिलेश यादव को करते हुए लोकसभा चुनाव में कभी देखा नहीं गया, लेकिन हमने इस बार देखा और वो सफलता भी आपको मिली, आपका गणित सही बैठा। लेकिन जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के वोटरों में आपने सेंधमारी की, अब वो जो मानी जाती है कि वो पार्टी जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की पार्टी है बीएसपी, वो मैदान में आ चुकी है, तो कास्ट फैक्टर तो वर्क करेगा पूजा जी, आप मानिए या ना मानिए पूजा जी? देखिए शिवम जी, कास्ट फैक्टर जब वर्क कर रहा होता तो मुझे लगता है कि जो है जब मायावती जी चुनाव लड़ा रही थी, प्रत्याशी जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन के उतारे थे, मैं फिर कहूंगी उन्होंने चुन चुन के उतारे थे, उन्होंने प्रत्याशियों को आनंद जी को हटाया इसीलिए, उनको लगा नहीं ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो ऐसे प्रत्याशी उतार रहे हैं कि जिससे जो है वो चाह रहे थे, मुझे लगता है कि आनंद जी चाह रहे थे कि हम फाइट करें, पर मायावती जी चाह रही थी, हम मानिए हैं, ये हमेशा कहेंगे हम महिला मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, बहुत सम्मानीय है, बचपन से देखा है उनको, पर हाँ अब ऐसा लगता है कि शायद उनको जो वो हम लोग जो सुना जाता है कि तेवर है भाई अपने मन की करती है, वो लगता है कि शायद कहीं खो गया हुआ है। उन्होंने फाइट नहीं किया, उन्होंने फाइट नहीं किया, सरेंडर किया, किसी को चाहे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, वो जो दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि शिवम जी पहली बार दिख रहा है, मैं अगर सवाल पार्टी से अपने को अलग करके भी देखूं ना, तो मैंने मायावती को बहुत सम्मान करती हूँ मैं, और मैं हर महिला का सम्मान करती हूँ, मुझे पता है कि जो वहां तक पहुंचा है तो कैसे पहुंचा होगा, तो क्योंकि मुझे पता है मगर यहाँ बैठी हूँ मैं कैसे बैठी हूँ, तो मुझे लगता है कि अब वो फाइट ही नहीं करती है, अगर वो अभी भी आ रही है, और ये मुझे लगता है, मैं बोलूँ मैं तुम्हारी पार्टी का प्रवक्ता नहीं भी होती तो भी मुझे ये लग रहा होता, और ऐसा नहीं है, हम जनता के बीच में जाते हैं और एजुकेटेड जनता के बीच में मैं रहती हूँ, और उनको भी लगता है कि वो फाइट नहीं कर रही है, तो इसलिए उनको वोट प्राप्त करने की, वोट मूव करेगा ना उनकी तरफ में, वो नहीं जाएगा, क्योंकि जनता को चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनके मुद्दे चाहिए, और अगर आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं ग्राउंड की बात कर रही हूँ, मैं जो है एसटी बस्तियों में भी गई हुई हूँ और वहां से इंटरेक्शन किया हुआ, तो बच्चे जो अभी यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं, जेंजिस कहूंगी मैं, वो कहते हैं कि ठीक है हमें रिजर्वेशन उनका राइट है, वो उनको मिलना चाहिए, उसके बाद में कहते हैं कि सारा चीज है कोई करके दे देगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं एग्जाम निकालूंगा, हाँ लेकिन एग्जाम तो कराने पड़ेंगे, जो कि भाजपा नहीं कर रही है। तो ये कहना कि मायावती जी के आने से, हाँ उनका जो वोट परसेंटेज फिक्स रहा है, वो आपने भी देखा है, 2024 का चुनाव हो, चाहे 2017 का चुनाव, चाहे 2019 का चुनाव हो, उसमें 1-2% का जो अप डाउन होता है, मुझे लगता है वो 1-2% का अप डाउन होगा, और उससे जो है हमें परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि हम तैयार है, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा कह रहे थे कि ये बहुत तेजी के साथ में तैयार है, जी बिल्कुल बहुत तेजी के साथ में तैयार है, इसीलिए मुख्यमंत्री 2 विधानसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 विधानसभा, हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पता नहीं किस लिए दे देते हैं विधानसभा, शायद पता नहीं है, अपनी विधानसभा हारे, अपना पूरा जिला हार गए, मैं तो यही से प्रयागराज से, तो मुझे पता है कि डिप्टी सीएम जी जो है कहाँ कहाँ कितनी जो है मजबूती के साथ में पकड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य जी, तो फिर भी उनको दे दिए 2 विधानसभाएं, और पूरा नीचे ले लीजिए मुझसे आप, बिल्कुल हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आपके अंतःखेमे में, आपके पार्टी के अंतःखेमे में जो कलह मची थी ना, जो मनमुटाव हुआ था, वो जगजाहिर हो गया। अब जगजाहिर हो गया तो वही अब पूजा जी कह भी रही हैं कि भाई 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दिया गया है सबको, कि फलाना और फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जितवाएंगे, फलाना वाली आप करवाएंगे। वो यही कह रही हैं कि भैया ये जो बीजेपी के अंतःखेमे में चल रहा है, सबको जिम्मेदारी दी गई है, आपके उप मुख्यमंत्री को भी वो कह रही हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बचा नहीं पाए, यानी कि आपके अंतःखेमे में जो कमजोरी हुई वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की ताकत बनी, शांत प्रकाश जाटव जी। और क्या ये ताकत आपको उपचुनाव में समस्या नहीं दिखाई देती है? देखिए यहाँ पे मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक चीज का दम भर रहे हैं कि हमने पीडीए जो है फॉर्मूला, उसके आधार पर चुनाव जीता है। देखिए पीडीए फार्मूले से इनको 98% वोट मुस्लिम्स का मिला है, ये पक्की बात है। मगर इन्होंने जो पीडीए फार्मूला से जो 98% मुसलमान को मिला, मुसलमान को दिया क्या है? आपने उत्तर प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को, एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड, हाँ शांत प्रकाश जाटव जी बोलिए। मुझे सीतापुर पे बताओ,
कितने मुस्लिम हैं? उत्तर प्रदेश का अयोध्या में बताओ कितने मुस्लिम हैं? आपने माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया। जिस समाज को आप पूरे चुनाव में गरिया करके वोट आपने पीढ़ी का लिया, आपने उस समाज का व्यक्ति जो है आप आपने जो है ना नेता प्रतिपक्ष बना दिया, आपने मुस्लिम के साथ धोखा किया। अरे हेलो भाई, आप भी सुन रहे क्यों हो रहे हैं? हल्की सी बात कही और आपको लगा मैं कष्ट हुआ। अरे आपने दो धोखे दिए। मैं आज कह रहा हूँ भाई, ये बीजेपी ब्राह्मण विरोधी छिप नहीं सकती इस तरह चीज चिल्लाने से। ऊपर जाए ब्राह्मण है और जीत नहीं आ सकती किसी भी सूरत में झूठ बोल करके जो है ना लोगों को गुमराह करने। आप सुनिए शांत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने कहा कि इनका पीडीए वाला फॉर्मूला 90 नहीं, आपने 98 का आंकड़ा बता दिया कि इन्होंने वो किया। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी जो है इनको वोट मिला, सब कुछ मिला। इन्होंने किया क्या? आपने तो किया है ना, आपकी सरकार है 10 साल से, आप तो मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं ना। शांत प्रकाश जाटव जी, इस 10 सीटों में कितनी सीट मुस्लिम के नाम कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए थोड़ा मुझे। अरे देखिए, हम पीडीए फार्मूला नहीं चलते, हम डेवलपमेंट का फार्मूला चलते हैं। अच्छा। ये पॉलिसी और फिलॉसफी हमारी नहीं है, ये पॉलिसी इनकी है। पीडीए फंडा इनका है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें। आपने पीडीए के नाम पर मुस्लिम्स का वोट ले लिया, शेड्यूल कास्ट का वोट ले लिया, आप दोनों को ही आपने महरूम कर दिया। आप जो है उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष ना मुस्लिम को बनाया, ना आपने शेड्यूल कास्ट को बनाया। आपने धोखा नहीं दिया। ब्राह्मण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी आखिर किस आधार पर हम कर रहे हैं? पांडे को आज जो है बात कर रहे हैं कि हमें वही फार्मूला हमें इन 10 सीटों पर जिता देगा। अरे मैं कह तो रहा हूँ, 8500 रुपए का झूठ पीडीए के नाम पर एक वर्ग को बहकाने का झूठ उजागर हो चुका है। आप पीडीए के नाम पर झूठ बोल करके समाज को गुमराह करके यदि कुछ वोट लेकर के आ गए तो वो नहीं चल रहा। वो आपकी जो है कटनी और कटनी साफ दिखाई दे रही है। इसलिए किसी सूरत में इनको जनता इस जाति के आधार पर जो इन्होंने खेल खेला था उस आधार पर कुछ नहीं देने वाले इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं। और हम डेवलपमेंट के आधार पर, अभी पूजा जी ने एक बात कही कि वो डिप्टी सीएम जो है वो वोट नहीं ले। अरे हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी एक कैडर है और इसमें मैं खुद उत्तर प्रदेश का 2009 से 2012 तक प्रभारी रह चुका हूँ। यहाँ पर काम करने की एक टेक्निक होती है, यहाँ पर व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दिया जाता है। अब तक प्रभारी बनकर के कोई दिया है, उसको केवल चुनाव को नियंत्रित करने का काम होता है। जनता और हमारे कार्यकर्ता वोट जो है प्रगति को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और वही प्रगति और तो शांत प्रकाश जाटव जी, एक सेकंड, लोकसभा अभी जुम्मा 4 महीना हुआ होगा, मतलब 4 क्या 2 ढाई 3 महीना हुआ होगा। ये आपने जितनी भी आपकी योजनाएं थी, विकास के नाम पर चीजें थी जो आप गिनवा रहे हैं, आपके हम उसके नाम पर वोट लेते हैं, तो सर क्या आपने इतना भी विकास नहीं किया था कि आपकी 50-55 सीट भी आ जाए? सर बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक कहा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर इन्होंने इन दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, मैंने बताया ना कि पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया और साथ ही साथ 8500 रुपए देने के वायदे के नाम पर गुमराह किया और वो चीज सबके सामने जग जाहिर हो गई। आपने 8500 रुपए, वो कहते हैं कि भाई सरकार बनेगी तो अब अच्छा चलो, तो पीडीए के नाम पर आपने मुस्लिमों को शेड्यूल कास्ट को क्या दिया? आपने तो माता प्रसाद पांडे जी को उठा करके नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इससे साफ जाहिर है कि आप इस वर्ग का किसी भी सूरत में सम्मान नहीं करते। इस चीज को प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है, जान रही है। आपने इस वर्ग को नीलबटे सन्नाटा दिया है, इस वजह से इस बार इनमें से 10 की 10 सीटें ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। ठीक है आलोक जी, मेरा सवाल ये है, देखिए अब वो कह रहे हैं कि पीडीए वाला फॉर्मूला चला
और मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस का जो ये 8,000 रुपए वाला देने का वादा था, क्या यही काम किया सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे? क्या देश की जनता सिर्फ इसी बात पर, उत्तर प्रदेश की जनता खास करके बरगला दी गई, या दूसरा ये कास्ट वाला फैक्टर वर्क किया? जो शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि भाई ये उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाए और फिर जाति कास्ट वाइज खेलकर, हम तो देखिए हम तो अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि शांत प्रकाश जाटव जी की समस्या क्या है। समस्या देखिए मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है अभी उनकी बातें। वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य पर हम ये मांगते हैं, इधर सपा और कांग्रेस वो जनता को बरगलाते हैं। भाई सपा और कांग्रेस तो वही है ना आलोक जी, बरगलाने का काम तो उपचुनाव में भी होगा, तो फिर आपके पास काट क्या है इसका आलोक जी? ये देखो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हार के बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ। उसे भारतीय जनता पार्टी का सीट पे रखते, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से टिकट दिया वो गलत था। मैंने कितना सीट के कहा, नाम लेके कहा और दुश्मनी नहीं मैंने उन सांसदों से, ये लोग गलत है। हालांकि वो धक्का मार के जीत गए धोखे से, लेकिन ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे नुकसान पहुंचा, क्योंकि 400 पार के नारे को संविधान खतरे में है, संविधान बिगाड़ दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस मुद्दे को बनाया गया। दोस्तों ये 8,500 पर राहुल जी जिस तरह कहा कि बस जुलाई आएगी खड़ा आपके अकाउंट में, उन्होंने सरकार बन जाएगी तब देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस सारे बरगलाने वाले के लिए क्या काट नहीं थी? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है, तुम कहते भी 85 झूठ है, तुम कहते भी संविधान खतरे में नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा तो था कि बी.आर. अम्बेडकर जी भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदलेगा। फिर क्यों देश की जनता ने माना कि संविधान बदल सकता है? क्यों बदल की जनता ने? क्योंकि देश की जनता ने नहीं माना, नहीं तो 240 सीटें कांग्रेस की आई होती। देश की जनता ने विकास के मुद्दे को माना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आई, लेकिन उस जेल्ट के साथ आई, उस नुकसान के साथ आई, जो ओवर कॉन्फिडेंस, जो एक तरह का वो अभिमान था, तो देश की जनता ने कहा कि थोड़ा सा ईमान कम कर दो। लेकिन ये बात भी तो सही है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इकलौते मोदी जी ऐसे हैं जो ये कल्पना करता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पास 1885 की लीगेसी थी, लेकिन कांग्रेस के पास, सॉरी बीजेपी के पास वो लीगेसी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये जीत भी स्ट्रॉन्ग जीत है, लेकिन ये कहते हैं कि विपक्ष ने बरगला लिया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रिपरेशन कमजोर हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शासन में है, आपके पास सबसे बड़े एक वर्ग है, आपके पास वोटर है, तो जो विपक्ष ने झूठ बोला मैंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी के पास, ये राहुल गांधी टकाटक 85 से झूठ, संविधान खतरे में झूठ, आरक्षण झूठ था, मैं मानता हूँ झूठ था, लेकिन आप इस बात को कैसे जनता तक कन्वे नहीं कर पाए? तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राज शर्मा जी देखिए, दो सवाल है। एक तो आपने लोकसभा चुनाव में, वो कह रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, आपने बरगलाया, आपने खटाखट वाला बयान उन्होंने गिनवा दिया, फिर आपने कहा संविधान खतरे में है, आपने आरक्षण का मुद्दा उठाया और पूरी तरीके से कहा बीजेपी, तो भाई देखिए बीजेपी तो जो है पूरी तरीके से पिछड़ा वर्ग विरोधी है, आपने एक माहौल बनाया। अब दूसरा मेरा सवाल यह है कि ये समाजवादी पार्टी से कितने सीट पर निगोशिएशन हो रहा है राज शर्मा जी? एक और मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे शायद 2-4 दिन पहले भी कहा था, जो ये कयास लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता और विश्लेषकों को भी एक सिखा के भेज देते हैं, तो मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, अपना मेक इट क्लियर योर माइंड। हमारे यूपी में बता रहा हूं, हमारे और सपा के अंदर ना कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है, हम एक हैं। और जब बर्बादी हो रही होती है तो किसी भी पार्टी का नेता शांता कुमार जी की तरह हंस रहा होता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आप सच बात बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में या हमारे भारत में बड़े प्यार से चुना किया था। क्या किसी ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमें बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी? और एक और बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात बता दूं, अभी शांता कुमार जी कह रहे थे हमारा विधायक होगा तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो काम करने में बड़ी आसानी होगी। ना कहीं आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आसानी पता क्या है? कमीशन बांटने की, कमीशन बांटने की। और इनका पैसा
शिवम भाई, भारतीय जनता पार्टी दलाली का पैसा विश्लेषकों तक बांटती है, तभी विश्लेषक तक। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आलोक भाई को एक बात कह देता हूँ, मैं आलोक भाई के लिए एक बात कह देता हूँ। अच्छा, इतना क्यों चलना? आप विश्लेषक हो, बायस हो, अगर आप बायस हो तो विश्लेषक नहीं हो, अगर एक्सपर्ट हो तो बायस नहीं हो सकते आप। अच्छा, ज्यादा उछलोगे आरएसएस की बर्दी गिर जाती है। फिर मैं वही कह देता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है, सुनिए एक सेकेंड राज शर्मा जी, देखिए मुझे आपकी लॉयल्टी देखकर बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये देखिए, कहते हैं ना कि एग्जाम्पल से ही बड़े बड़े सवाल हल कर दिए जाते हैं। 2017 का एग्जाम्पल आपके सामने है। खैर, आप ये मानकर चलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये आपके बुद्धि और विवेक पर है। मेरा तो ये सीधा सा सवाल है सर, अगर आप दोनों एक साथ हैं फिर तो भाई भाई राम श्याम, ठीक है सर। ये बताइए कितना सीट, मतलब अगर 50-50 का फॉर्मूला चल रहा है तो 5 सीट तो आपको मिलनी चाहिए ना 10 में से। मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चैनल पे बैठे हुए सिर्फ पूजा जी के अलावा किसी पे मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे किसी नहीं कहना। हमारी बात चल रही है, हम बांटेंगे और करेंगे बात, चिंता की कोई बात नहीं। और सॉरी, इन पे तो 2 पे तो है ही नहीं, ये तो शियार की तरह हमें झपट्टा मारेंगे। मुझे आप पे भी थोड़ा कम विश्वास है, इसलिए कृपया ये सवाल ना पूछे। मुझे विश्वास है, बाकी आपको पता चल जाएगा। नहीं शर्मा जी, देखिए आपको बताना पड़े। आप जब कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच में प्यार मोहब्बत बना हुआ है, अखिलेश यादव राहुल गांधी, वो तो दिख भी रहा है लोकसभा चुनाव में, इतना कड़ा प्यार है, फिर कड़े प्यार में तीसरे के आने का डर है क्या? मतलब प्यार इतना कमजोर है आपका कि आप बता देंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा? शर्मा जी, अगर इतना प्यार है तो 5 सीट ले लीजिए। 5 सीट आपको दे रही है समाजवादी पार्टी। हमारी मोहब्बत को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप शायर लग रहे हैं मुझे, अब आपका प्रवक्ता नहीं, अब आप शायर के अंदाज में आ रहे हैं। ये क्या, ये अंदर की अंतरात्मा जग गई जब सामने। देखिए, मैं इन दोनों से तो लड़ने की क्षमता लेके आया था, लेकिन आप भी मुझे फंसा रहे हो। नहीं तो शर्मा जी, मैं देखिए सर, मेरा काम है सवाल करना सर, और जो सवाल करना चाहिए मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगा तो मैं अपने साथ गलत करूंगा सर। मेरा तो काम है आपसे जानकारी निकालना सर। तो शर्मा जी, मैं यही जानना चाह रहा था, ये प्यार मोहब्बत क्या सिर्फ टीवी स्क्रीन पर है, या फिर फोन मोबाइल पर है, या सर जमीन पर भी वो दिखाई देगा? अब अगर है तो 5-5 सीट बांट लीजिए कि भैया आप हमारे भाई, हम आपके बड़े भाई, बड़ा छोटा आप तय कर लो सर। फिर आप बोलो 50% आपका, 50 हमारा, 5 सीट पर हम लड़ेंगे, 5 सीट पर आप। मेरी अभी 4 दिन पहले अध्यक्ष जी ने बात कही थी, सब अखिलेश जी भी बैठेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता भी बैठेंगे, और जो बात और जो मोहब्बत की चल रही है वो लखनऊ की विधानसभा से लेके संसद तक के सदन तक चलती है। मोहब्बत की नहीं है, मोहब्बत आपकी जमाने में आप ही को है, आरएसएस के भी लगते रहो, बीजेपी के भी हो जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप मत बोलो, आप बोले तो बोले, क्या बोलेगी आप? तो ये शांता कुमार जी देश को बर्बाद करें तो ये तो पार्टी के प्रवक्ता है, इनको छूटे देश को। आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप तो किसी पार्टी के लिए। ठीक है आलोक जी, शर्मा जी, देखिए सब बात ठीक है। पूजा जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, शर्मा जी ने तो पूरा एक तरीके से सरेंडर ही कर दिया कि मैं यहां पर पूजा जी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता। तो जाहिर सी बात है आपको भी शर्मा जी पर उतना ही विश्वास होगा। अगर ये हिचकिचा रहे हैं, आप मत हिचकिचाइए, आप तो बता ही दीजिए कि कितने सीट पर निगोशिएशन होने जा रहा है। क्या मतलब बड़ा भाई छोटा भाई, वो शर्मा जी तो बोली दिए, मनभेद और मतभेद तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो बोलिए कि सीधा भैया 5 सीट हम लड़ेंगे, 5 सीट ये लड़ेंगे। दिक्कत कहां आ रही है? शिव जी, जो है दिक्कत यहाँ पे आ रही है ना कि हम आपको बैठा नहीं सकते ना उस कमेटी में कि बड़ा भाई छोटा भाई डिफरेंशिएट करके 5-5 अलग कर दे। अच्छा, मतलब एक सेकंड, मतलब प्यार इतना कमजोर है कि मतलब बाकी छोड़ दीजिए, एंकर से भी डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, पर आप लोग जो ढिढोरा बहुत ज्यादा पीट देते हैं ना, दूसरे लोग और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, इसमें डर लग रहा है ना कि हम कुछ जरा सा बोलेंगे, आप उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, उसकी नसें निकाल देंगे और उसके बाद में पब्लिश करेंगे, तो वो परेशानी हो जाएगी। हमारे बीच में बिल्कुल सब कुछ सही है, और स्टेट नेता तो बैठेंगे, डिसीजन लिया जाएगा कि किसको कितनी सीटों पे लड़नी है। हाँ, ये तय बात है कि हम 10 की 10 सीटें लड़ रहे हैं। और जैसे कि आलोक जी, हालांकि राजीव बादल को कह रहे हैं कि भाजपा के प्रवक्ता जैसे बात करते हैं,
राज्य आज कम बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता जैसे, मैं तो इसी से खुश हूँ कि आज बहुत कम दिख रहा है। नहीं तो जनरली इतना रहता है कि मंडी में तो तैयार रहते हैं कि नहीं अब जो है भाजपा के प्रवक्ता जैसे अच्छा, बोलेंगे, आज मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये तय करके आते हैं कि अगर आलोक जी आए हैं तो उन्हें बीजेपी और आरएसएस का बना देंगे सिवाय प्रवक्ता। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है शिवम जी, आलोक जी ऐसे ही बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ आज कम कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं इनको, नहीं बोले आज कम कर रहे हैं, दोबारा करेंगे बीजेपी तरफ हो जाता है। आलोक भाई की इतना ज्यादा है ना, मैं मानती हूँ राजनीतिक विश्लेषक है, पर आप अपने मन की बात रखते हैं, ये भी अच्छी बात है, बिल्कुल रखा करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम आपको देखते जान जाते हैं कि हमें क्या दिल में। नहीं देखिए, बिल्कुल देखिए नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए पूजा जी, देखिए अब मायावती अब चूंकि आपकी सहयोगी भी रह चुकी हैं, आप सम्मान भी करती हैं और दुनिया ने देखा था 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पैर भी छुए थे, उनकी पत्नी ने, डिंपल यादव जी ने उनके पैर छुए थे, बकायदा आशीर्वाद लिया था। अब जैसा कि शर्मा जी भी कह रहे हैं कि वो देवी हैं तो वो देवी चुनाव मैदान में उतर गई हैं, तो जाहिर सी बात है देवी हैं तो दिव्यता दिखाई देगा। अब ऐसे में अगर दिव्यता दिखाई देगा तो ये देवी जी कहीं आपका खेल न बिगाड़ दें, इस बात का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अखिलेश यादव जी तो लगातार सतर्क रहते हैं, हालांकि आप बता रहे हैं अच्छी नेता हैं, तो फिर लड़ने के लिए तैयार रहिए। नहीं देखिए शिवम जी, अच्छी नेता नहीं तभी मुख्यमंत्री भी रही है, और कोई कमी होती है, जैसे कि राज जी ने कहा ना कि उनमें कोई कमी रही होगी तभी 2014 में जो है उनको बाहर किया गया सत्ता से, हमें कोई कमी रही होगी इसलिए हमें बाहर किया गया, और मायावती जी में बहुत कमी आ गई है शिवम जी, और जो है मायावती जी को वोट नहीं करने जा रही है जनता क्यों वोट करेगी ऐसे इंसान को? पहले भी नहीं की, बसपा को इसीलिए वोट नहीं किया क्योंकि आपको उनके बीच खड़ा रहना पड़ेगा, उनके हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरे बार बार जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपने क्या किया, आपने जो है वैसे माता प्रसाद पांडे जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष रहे 2 बार, हमारी सरकार में रहे, श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी के नाम से जो पार्क बना है वो हमारी सरकार ने बनाया है, और आपने कहा ब्राह्मण विरोधी। आप देखिए पूजा मिश्रा बैठ करके आपसे बहस कर रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कैसे कह सकते ब्राह्मण विरोधी? और आज से नहीं, जब से मैंने राजनीति शुरू की 18 साल की उम्र से, तब से मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ, मैंने किसी और पार्टी को देखा ही नहीं, जाना नहीं, जब से मैं जानती हूँ कि मेरा वोट का अधिकार मिला तब से समाजवादी पार्टी। शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे थे, उसका भी जवाब ले ही लेता हूं। वो जो कह रहे थे कि जब लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर, फिर संविधान को लेकर कि संविधान खतरे में है, बाकी ये सारी चीजें कही गई, फिर वो राहुल गांधी को कहते हैं कि आज हमारी सरकार बनी, अगले दिन सुबह सबके खाते में खटाखट 8,000 आएगा, वो तो सब लोगों ने सुना ही। तो क्या जो शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि बरगलाने का काम किया गया, वो आपको लगता है कि वाकई में आपने बरगलाया था, या आपने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये कर देंगे? देखिए शिवम जी, अगर हमारी सरकार आई होती तो जितने भी वादे किए हैं वो सारे पूरे होते, जनता को बरगला ही तो नहीं सकते हैं। आपको पता है शिवम जी कि 2019 में इनको क्यों वोट मिला था? क्योंकि इन्होंने बोला था कि 2 उस पे वोट मिला था, इसलिए नहीं मिला था कि हम आएंगे मुस्लिम का नाम लिखवाएंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ेगा, हम आएंगे और जो मुजरा और इस सब सारे शब्दों को लेकर के आएंगे। अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हालांकि आरक्षण की जो रिजर्वेशन है, बार बार लोग कहे कि आर्थिक आधार पे नहीं होता है, हाँ वाकई आर्थिक आधार पे नहीं होता है, या फिर जाति के आधार पे नहीं होता है, जो रिजर्वेशन होता है वो उनके लिए जो एजुकेशनल एक लास्ट जवाब आप और दे दीजिए मुझे। ये जो आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी अब सत्ता में आई तो संविधान बदल देंगे, बीजेपी तो फिर तो सत्ता में आई गई है, ये संविधान बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। या तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे थे, या हो सकता है बीजेपी का नेक्स्ट प्लान हो, आप समझ गया हूं पहले। शिवम जी मुझे लगता है कि आपने लल्लू सिंह जी का जो भाषण नहीं सुना था, या फिर नहीं सुना होगा आपने, बिल्कुल आपने कवर किया होगा इलेक्शन को। तो लल्लू सिंह जी ने कहा था ना कि अपर सदन में भी उन्हें चाहिए होगा, आपको पता है कि अपर सदन में आपको मेजोरिटी चाहिए होती है, और ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी सिर्फ चाहिए होती है, आपको शायद मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं बना रहा है कि 80% या 85% आपको अटेंडेंस चाहिए होता है, उनकी सहमति चाहिए होती है, उसके बाद में जाकर के संविधान को बदला जा सकता है। तो वो तो है ही नहीं, ये तो बैसाखी की सरकार है। अभी जो भी लेकर के आते हैं वो, अभी जैसे कि अब आया वो तो वक्फ बोर्ड का भी क्यों चला गया है कमिटी के पास में? वो इसलिए चला गया क्योंकि इनके घटक दलों को परेशानी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इनके विधायक कर रहे थे, इन्होंने कहा ना दो इंजन की बात कर रहे थे, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, 2 इंजन रहे। दिक्कत क्या है ना कि आपके डिब्बे डीरेल हो रहे हैं, जैसे ट्रेनों के डिब्बे डीरेल हो गए हैं ना, वैसे डिब्बे डीरेल होने लगे हैं।
ठीक है, जब तक आप श्याम जनता प्रकाश के हित जाटव की जी, बात नहीं करेंगे, केंद्र तब से तक आपको लेकर वोट नहीं मिलने और वाले हैं। प्रदेश तक आपके डिब्बे पूरे ढीले हो गए हैं, आपके सहयोगी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जनता को बरगलाया, उन्होंने आपकी कमियों को जो भी कमियां थी उनको गिनवाया और वो फिर सीट जीत गई। और जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रेटजी वर्क कर गई होगी वो लोकसभा चुनाव में, वो जाहिर सी बात है वो उपचुनाव में भी आएगा। तो श्याम प्रकाश जाटव जी, आपका प्लान क्या है, कैसे आप इन ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इंडिया गठबंधन की, उसको आप कैसे उससे पार पाएंगे? शांत प्रकाश जाटव जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक मोह का जो आपने अभी इन्होंने शर्मा जी ने ही जिक्र किया, तो और ये भी कहा कि पूजा जी जो है उनसे ही बात करेंगे, तो मैं एक इस पर बात नहीं करेंगे, क्लियर कर दूं। कोई बात नहीं, मैं किसी से गलत मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लो। देखिए ये नीति की बात है, हम ये जो चुनाव है ये नीति की बात होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार गठबंधन हो गया तो हमेशा चलने वाला है, बीच में हुआ था फिर छूटा। अभी इन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ दिया आपस में, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अब कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी किसी भी सूरत में एक सीट का भी गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में। क्योंकि अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो अखिलेश जी की पार्टी जो है नेस्त नाबूद हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि किसी से भी गठबंधन करना, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी है, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस के साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो तार हो गया। उत्तर प्रदेश का गठबंधन जो है अब आने वाले समय में बिल्कुल तार होने वाला है। ये कोई एक सेकंड, श्याम प्रकाश जाटव जी, उत्तर प्रदेश में एक बार गठबंधन हो चुका है कांग्रेस से, ये दोबारा है, मतलब ये जो मिलाप देख रहे हैं ना, ये दोबारा है श्याम प्रकाश जाटव जी। जी दोबारा बोले, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं ये कह रहा था जो आप कह रहे थे जिसके साथ कांग्रेस आई उसका बेड़ा पार हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, आप जो कह रहे हैं श्याम प्रकाश जाटव जी, ये पहला मिलाप नहीं है इनका, ये दूसरा है। मुझे मालूम है तो फिर इसलिए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, इनका एक भारी अच्छा बहुमत भी है और इनकी अच्छी पकड़ भी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ में नौत लेगी तो ये आस्तीन के सांप के तरीके से डस लेगी समाजवादी पार्टी को। इसलिए किसी सूरत में समाजवादी पार्टी, इसके मुखिया जो हैं बेशक से साथ चलेंगे कुछ दिन, ठीक है, मगर अब एक सीट पर भी गठबंधन नहीं होगा, ये मैं आपको शर्त बता रहा हूँ। आज इनके बीच में आलोक जी छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा। आलोक जी छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दे दीजिएगा। क्या अगर उपचुनाव हुआ, मायावती जी आती है, तो क्या ये जो अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी हैं, क्या है राहुल गांधी वाकई में अखिलेश यादव ही इस बार उपचुनाव में भी नैया पार वही लगाएंगे? अखिलेश की तो ताकतवर है कम से कम, लेकिन मैं सफल रखता हूँ कांग्रेस में तलाक हलाला फिर तलाक, ऐसा तो नहीं कुछ। वो तो तलाक होता है, फिर हलाला होता है, फिर शादी होती है, तलाक हलाला और फिर शादी। तो कांग्रेस में तलाक हलाला और शादी का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो ठीक है, कभी इसका शादी कभी इसके तलाक, लेकिन ठीक है, ये बच्चा कुछ काम बिगाड़ सकते हैं। हाँ ठीक, देखिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि समय का अभाव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। श्याम प्रकाश जाटव जी आपका भी, राज शर्मा जी आपका भी, पूजा मिश्रा जी आपका भी, आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए भी। तो उपचुनाव आ गया है और वो पार्टी जो कभी चुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव, बहुजन समाज पार्टी, वो अब कूद पड़ी है मैदान में मायावती। अब देखना होगा कि जैसे जैसे आगे चुनाव आगे बढ़ता है किसका फायदा किसका नुकसान होता है, यह भी देखने को मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।